नमस्कार। आप सभी प्रेस के साथियों का यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में लोकसभा में विपक्ष के उपनेता सांसद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव गोगोई जी उपस्थित हैं। मैं सबका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। साथ में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए दिल्ली के लिए मेरे साथ में हमारे साथी भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा जी मौजूद हैं। हमारी बहनें जो कि दिल्ली में अभी फिलहाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी कर रही हैं और उनके जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे वो आप लोगों को आज अवगत कराना चाहते हैं कि कैसे वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में उनके साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। वो अपनी बात रखने के लिए आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आई हैं। मैं शुरू में थोड़ा सा आपको इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जैसा आपको पता है कि राहुल गांधी जी पूरे देश में पिछले कई महीनों से नीट, सीबीएसई और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनकी समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं और अलग अलग मंचों पर उन्होंने जाकर के छात्रों और उनके जो विषय हैं, उनके जो मुद्दे हैं उसको जाकर उन्होंने रखा है। आज ये जो देशव्यापी मुहिम है ये एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत आज देश भर में 28 जगह हमने चिन्हित की हैं जहां से इस मुहिम की शुरुआत की जा रही है। और उसी क्रम में आज दिल्ली में गौरव गोगोई सर हमारे बीच में है जो कि आप सभी को भी इस मुद्दे पर संबोधित करेंगे, आपको विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। मैं संक्षिप्त में सिर्फ आपको इतनी जानकारी अभी देना चाहता हूं कि 40 दिन की ये मुहिम है जिसकी शुरुआत आज से हम दिल्ली में करने जा रहे हैं और 28 अलग अलग जगह जो हमने आइडेंटिफाई की गई हैं नेतृत्व के द्वारा, वहां पर भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार अगले 40 दिनों तक इस मुहिम को हम छात्रों के बीच में अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के जो छात्र छात्राएं हैं जिनकी समस्या हैं, चाहे वो नीट से अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जेईई के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के छात्र हैं या सीबीएसई से जो छात्र परेशान या पीड़ित हैं, उनसे हम जाकर के मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी को प्रेस के साथियों को पैम्फलेट एक आप दे दें। आपके पास जो पैम्फलेट है उसमें एक क्यूआर कोड आप देख रहे होंगे कि एक क्यूआर कोड दिया गया है। इसके माध्यम से आप सभी स्कैन भी कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को। अभी इसके माध्यम से हम छात्र छात्राओं से जुड़ेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। हमने मिस कॉल नंबर भी दिया है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगले 40 दिनों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं से मिलें, उनके मुद्दों को सुने, उनकी परेशानियों को समझें, किस तरीके से आज देश का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आईसीयू में जा चुका है। तो इस मुद्दे पर अगले 40 दिनों में हमारी पूरी टीम दिल्ली में और देश में काम करेगी। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम इसमें कॉर्नर मीटिंग्स, इंडोर मीटिंग्स और उसके साथ साथ हम इसमें संवाद, संविधान संवाद और साथ ही पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम टाउन हॉल मीटिंग्स भी करेंगे, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये कार्यक्रम लगातार, इसका जो फर्स्ट फेज है वो 9 अगस्त तक चलेगा और ये तय हुआ है कि अगर आने वाले 9 तारीख तक जो हमारी मांगे हैं उन पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो दिल्ली चलो का नारा राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग दे रहे हैं और पूरे देश भर से छात्र छात्राएं दिल्ली आकर के पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। जो नकारा हमारे शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम अब लीग प्रधान हो चुका है, उनके इस्तीफे की मांग पूरे देश से छात्र छात्राएं आकर के यहाँ पर दिल्ली में करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ में यहाँ 2 छात्राएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके कुछ अनुभव हैं इस दौरान, किस तरीके से मानसिक तनाव से उन लोगों ने और उनके परिवारों ने जो झेला है वो आपके बीच में जल्दी संक्षिप्त में रखना चाहती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में सोनाक्षी और श्वेता मौजूद हैं, वो आपसे जल्दी से अपनी बात एक बार रखें। सोनाक्षी को दे दीजिए। कोई बात नहीं, सोनाक्षी को दे दीजिए। आप इधर आ जाओ। इधर आप इधर बैठ जाओ। इधर आओ। माइक पे बोल रहे हैं या ऐसे बोल दें? ठीक। जी, मैं श्वेता यूपीएससी एस्पायरेंट जो कि मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ
और कितने स्टूडेंट हमारे कॉमरेड्स हैं, चाहे वो एसएससी को नीट के हैं, सब हमारे बैकग्राउंड में रहते हैं। हम लोग किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो हम 4-5 साल से झेल रहे हैं। अभी जो यूपीएससी का रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है उसको लेके इतना ज़्यादा बर्डन हो चुका है स्टूडेंट के ऊपर कि वो ऐसे गलत कदम उठाते हैं। चाहे वो अभी आप नीट के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जिन्होंने इतना सुसाइड किया है। तो हमारी जो आयोग है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि आप या तो इसमें रिफॉर्म कीजिए या फिर आप जवाबदेहिता दीजिए। हमारे माँ बाप के ऊपर जो कि मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं और ख़ास करके जब हम गांव से शहर की तरफ आते हैं तो हमारे ऊपर एक विश्वास और एक भरोसे के साथ दिया जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ के आएंगे, गांव आएंगे, ताकि हमें देख के और भी लोग मोटिवेट हो, वो भी आगे बढ़े। बट जब बार बार रिजेक्शन होता है, बार बार उसमें गलतियाँ हो रही एग्ज़ाम में और बर्डन डाला जाता है बच्चों के ऊपर, तो हमारे माँ बाप के ऊपर इतना फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है। और ख़ास करके जो लो क्लास फैमिली से आते हैं और जब हमारे ऊपर हम बार बार फेल होते हैं, मानते हैं हमारी भी कुछ गलतियां रहती हैं, लेकिन बार बार सिस्टम से ये गलती हो रही है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है। अब सेंटर जो है बार बार दूर भेज रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि सिस्टम खराब हो रहा है, बार बार पेपर रद्द कर रहे हो। तो हमारे ऊपर इतनी मानसिक प्रताड़ना होती है और हम गर्ल्स रहते हैं जो हमारे ऊपर सामाजिक दबाव और ज़्यादा रहता है। तो माँ बाप के ऊपर और हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इस चीज़ पे ध्यान दें। आप बजट में इतना कम एजुकेशन में जो बजट एलोकेशन करते इतना कम करते हो और उसके बाद जो स्टूडेंट के ऊपर आता है खर्चे जब निकालने जाओ पूरे मिनिस्ट्री से उसमें कंपेयर में, तो स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा आ रहा है बर्डन। तो सर आप न एजुकेशन सब्सिडी दे रहे हो, न रिफॉर्म कर रहे हो, न अकाउंटेबिलिटी आती है, न ट्रांसपेरेंसी है, तो अब स्टूडेंट लोग कहाँ जाएं? तो यही हमारी दरख्वास्त है कि आप जितने भी ग्रुप ए बी सी डी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं आप उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए और आप जब गलती कर रहे हो तो उसको मानिए और उसमें रिफॉर्म कीजिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप बच्चों को बार बार मेंटली टॉर्चर ना कीजिए और फाइनेंशियली आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप बार बार फॉर्म डलवाओगे, बार बार पेपर रद्द करोगे और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और जो यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ है आप आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, सिलेबस के अंदर से नहीं दे रहे हो और उसके बाद बोलते हो आप यहाँ से पढ़ो, आप वहाँ से पढ़ो। हम कहाँ से पढ़ें? आप पेपर तक दीजिए। मानते हैं यूपीएससी बहुत बड़ी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगने जा रहा है। आप तुक्केबाजी वाला क्वेश्चन उसमें ला रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, बोल रहे हो इस सोर्सेज से पढ़ो, उस सोर्सेज से पढ़ो। तो हम कितने सोर्सेज से पढ़े भाई? आप पेपर हार्ड नहीं दे रहे हो, आप पेपर अबस्टर्ड दे रहे हो। तो हमारा यही डिमांड है कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ और एजुकेशन पे ध्यान दो। एजुकेशन से ये पूरा भारत टिका हुआ है, उसी से सब कुछ होगा। मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण विराम दूंगी। जहाँ तक हमारे आप लोग के माध्यम से आवाज जा रही हो, एजुकेशन मिनिस्टर के कानों में ये डालिए कि बच्चों के साथ कभी खिलवाड़ करना बंद ना करें। बार बार खिलवाड़ करें उनके साथ कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे? सुसाइड ही करेंगे। फिर आप तो निकल जाओगे वैसे। हमारे माँ बाप के ऊपर बार बार प्रेशर आता है, तो आप उनके हमारे माध्यम से उनके पास ये बात पहुँचाइए। थैंक यू। मैं सोनाक्षी यादव, मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैं बिहार से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं घर में कितने सारे हम वादे प्रॉमिस करके आते हैं कि हम आएंगे और यूपीएससी क्रैक करके या अदर कोई भी एग्जाम क्रैक करके जाएंगे। मेरा सवाल यह है यूपीएससी आयोग से, जो आपने सिलेबस में दिया है वो देश के लाखों अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रहे हैं। जो आप सिलेबस सी सेट के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जो आपने सिलेबस में दिया है सी सेट को 10th लेवल से पूछा जाता है, क्या इस बार का सी सेट 10th लेवल का था? आप कैट लेवल के पूछते हैं। जो बच्चे गांव से आते हैं वो 10th के बाद मैथ नहीं उनको पता रहता है क्योंकि वो आर्ट लिए रहते हैं। आपका एजुकेशन इतना खराब है, आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, 1 क्लास का बच्चा सिंपल जोड़ घटा भी नहीं जानते हैं। और वैसे बच्चे अगर वो चाहें कि हम यूपीएससी या अदर एग्जाम क्रैक करेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। तो मैं यूपीएससी आयोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप सिलेबस से पूछिए, सिलेबस से आप कितने भी हार्ड देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद इनको।
आप रिक्वेस्ट कर दो। मैं निवेदन करूंगा कि बात होना आराम से होना आगे की शुक्रिया। साथियों, अब आगे के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे नेता गौरव गोगोई सर से कि वो आपको इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें और इस कार्यक्रम को इस प्रेस वार्ता हुआ करें। धन्यवाद साथियों। जैसे कि आपने दोनों बेटियों की और युवा साथियों की बात सुनी कि एक भरोसा लेकर हमारे भारत के छात्र समाज आते हैं गांवों से, ढानियों से, छोटे छोटे कस्बों से, और एक विश्वास के साथ आते हैं कि वे इस परीक्षा के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और अपने व्यक्तिगत जो उनके सपने हैं उन सपनों को वो साकार करेंगे। लेकिन उनकी आवाज़ में आपने उनके दर्द को सुना, उनके गुस्से को सुना, उनके दुख को सुना कि बार बार जो उनका भरोसा होता है वो भरोसा उनका बार बार टूट जाता है। और जब उनका भरोसा, भारत के छात्रों का भरोसा टूटता है बार बार इन परीक्षाओं में जो विभिन्न विफलताओं के कारण, तो ये जो उनके साथ, उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये वही चाहते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके माताओं पिताओं के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो इन सब के पीछे कोई तो होगा जो जवाबदेही लेगा, जो जिम्मेवारी लेगा। और जब उनको नहीं दिखता और हर साल वही किस्सा बार बार वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के छात्र समाज में ये एक बात घुस जाती है उनके मन में कि ये किसी व्यक्ति विशेष की विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। और यही चीज़ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में बार बार उन्होंने ये बात को उजागर किया है कि आज भारत की शिक्षा अवस्था में एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो चुका है। एक बहुत बड़ी तरीके से जो हमारे शिक्षा की जो पूरा ढांचा है उसमें एक बहुत बड़ा एक विफलता है, उस बहुत बड़ी उसमें एक नाकामयाबी है, जिसके कारण जो भारत की जो मूल संपद है, जो हमारी मानव संपद है, जो भारत की जो मूल ऊर्जा है, जो हमारी युवा ऊर्जा है, उस पर हम उनको आगे ले जाने के बजाय उनको हम पीछे रख रहे हैं। और जब भारत का युवा ऊर्जा, भारत का मानव संपद, जब उसको हम आगे सकारात्मक रास्ते से द्वारा आगे नहीं ले जा सकते तो हमारा देश भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं तो और अपने पार्टी की तरफ से यही हम बार बार छात्रों को कह रहे हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है कि किस प्रकार से हम शिक्षा को एक मुद्दा बना पाए। शिक्षा जो हमारे भारत के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग से जुड़े हुए उनके उस गरीबी से निकलने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें जो आज विफलताएं आ चुकी हैं उसको कैसे हटाएं, उस मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI ने छात्रों की गूंज, ये 40 दिन की एक मुहिम को उन्होंने राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श करने के बाद उसको आगे लेके गए। मैं बस उदाहरण देना चाहूँगा कि ये आज जो हम बातें कर रहे हैं ये सिर्फ 2026 की नहीं है। जो विफलताओं की एक जो वो लकीर है कितनी लंबी है, उसका बस मैं हल्का सा आपके सामने एक झलक रखना चाहूँगा। 2024 में एक मीडिया के आर्टिकल में, 31 जुलाई को एक मीडिया के आर्टिकल में आया था कि 10 वर्षों में लगभग 89 सस्पेक्टेड पेपर लीक आए हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। आप सोच सकते हो कि ये सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं है या एक साल की बात नहीं है। उसी रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 48 एग्जाम्स में रीटेस्ट हुआ है और 22 एग्जाम्स होने से पहले ही कैंसिल हो गए। तो इससे बार बार जो इन हमारे साथियों ने कहा कि एक मानसिक रूप से एक बोझ पड़ता है,
एक मेंटल टॉर्चर उन्होंने कहा। कितना बड़ा शब्द है। हैरेसमेंट नहीं कहा, प्रेशर नहीं कहा, स्ट्रेस नहीं कहा, टॉर्चर कहा। और इसी बात को हम समझते हैं और राहुल गांधी जी बहुत खूबी से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बार बार नीट के छात्रों से मिले हैं। उन्होंने सदन के अंदर भी ये बात उठा दी है कि नीट और ये विभिन्न परीक्षा ये कमर्शियल हो गया है। ये पूरी तरीके से कमर्शियल एक नजरिए से इन पेपर का पूरा एग्जाम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है और कितना उसमें धांधली है। 26 जून 2024 में एक और मीडिया के आर्टिकल में एक रिपोर्ट आया है कि 2019 के बाद नीट अंडर यूजी 2024 को छोड़कर कम से कम 64 मेजर एग्जाम्स पेपर लीक एलिगेशन से प्रभावित हुए हैं और 19 राज्यों में फैले हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 45 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स थे और कम से कम 27 एग्जाम्स कैंसिल या पोस्टपोन हुए हैं। कहां कहां प्रॉब्लम्स हैं, हमने विभिन्न माध्यमों में इस चर्चा की है कि कहां पेपर सेटिंग में, कहीं प्रिंटिंग प्रेस में, कभी ट्रांसपोर्ट में, कभी एग्जाम सेंटर में और एग्जाम हॉल तक। तो कहां कहां ये जो माफिया है और कहां कहां से ये पेपर लीक होते हैं, ये हमें पता चल गया है। 25 जून 2024 में एक और मीडिया के आर्टिकल के एक स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया, जिसमें जो एक पेपर लीक ऑपरेटर है उसने खुद ही बोला है कि इसमें क्या डर है, पहले जेल फिर बेल और उसके बाद खेल, तो कोई डर नहीं। और यही बच्चे बार बार पूछते हैं कि इतने बार 10 सालों से हो रहा है, कौन से बड़े अपराधी को सरकार ने 10 साल की सजा दी है, किस बड़े व्यक्ति को पकड़ा है, और सरकार इस प्रश्न का एक भी उत्तर नहीं दे सकती। एक भी बड़े अफसर का, एक भी बड़े मंत्री का, एक भी बड़े ये माफिया का एक भी ऐसा नाम नहीं दे सकते जिसको सरकार उदाहरण के रूप से कह सकते हैं कि हमने कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त हमने निर्णय लिया है। आज गुजरात में के रिक्रूटमेंट स्कैम के अनुसार गुजरात में के 11 वर्षों में 11 पेपर लीक केसेस हुए हैं। 201 अक्यूज थे और 10 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। तो बार बार सरकार छात्रों से मेहनत तो मांगती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सुरक्षित नहीं रख पाती। तो ये पेपर लीक नहीं है, ये भविष्य लीक है। और एग्जाम रिफॉर्म नहीं हो रहा, एग्जाम फ्रॉड हो रहा है। तो इसीलिए आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में कि जब भी भारत के समाज के किसी वर्ग पर अन्याय और अत्याचार होता है तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होते हुए नजर आती है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो भारत के माइनॉरिटीज हो, और आज चाहे वो भारत के छात्र समाज हो। तो एक इस मुहिम के द्वारा हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले कि एग्जाम जो सिस्टम है कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में एक बदलाव आना चाहिए, जिसमें से पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर्स, डिजिटल सिस्टम्स और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट हो, ताकि और पेपर लीक ना हो। दूसरी मांग यह है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पेपर लीक माफिया से उनके संभावित संबंधों, वेंडर्स, ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नेटवर्क्स, इन सब की जांच हो। और तीसरा ये मांग ये है कि फिक्स्ड एनुअल एग्जाम और रिक्रूटमेंट की कैलेंडर लागू हो, एग्जाम डेट्स, रिजल्ट डेट्स और ज्वाइनिंग टाइमलाइंस पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो। ये 3 बहुत स्पेसिफिक मांगे आज छात्रों की गूंज इस कैंपेन के द्वारा रखी गई है। एक QR कोड और वेबसाइट का उजागर राहुल गांधी जी ने भी किया है, जिसके द्वारा वो भारत के छात्र समाज और युवा समाज से सजेशंस चाहते हैं, विचार चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं कि शिक्षा अवस्था को हम कैसे और उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। और यही राहुल गांधी जी की आशा है भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि अब हमारी शिक्षा अवस्था ऐसी हो जिससे बच्चों अपने अपने सपने देखने के लिए उनको हौसला मिले। शिक्षा अवस्था ऐसी हो कि वे जो सपना देखें, बच्चों जो सपना देखें, युवाओं जो सपना देखें, छात्र जो सपना देखें,
उस सपने को साकार करने में भारत की शिक्षा व्यवस्था उनको मदद करे। और तीसरा जो उन्होंने बार बार ये कहा है कि शिक्षा अवस्था ऐसे हो जो जिससे कि किसान का बेटा या कोई गाड़ी चालक की बेटी वो भी सफलता प्राप्त कर पाए और वो शिक्षा की इस अवस्था में, शिक्षा की इस ये जो अवस्था में भाग ले पाए, इतनी महंगी ना हो, ऐसी एक हमारी शिक्षा अवस्था होनी चाहिए। तो यही बात आज हमने इस प्रेस वार्ता के द्वारा छात्रों की गूंज की, इस कैंपेन की, इस मुहिम की प्रारंभ के बारे में कुछ बात आपके समक्ष रखे हैं। मैं हमारे दो जो हमारे साथ युवा साथी आए हैं, उन दोनों का मैं आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और उनके परिवारों ने और भारत के जो विभिन्न जो हमारे लगभग 22 लाख छात्रों ने जो नीट की परीक्षा दी है, जो लगभग 5-6 लाख छात्रों ने जो यूपीएससी की परीक्षा दी हैं, और विभिन्न जो परीक्षा जो देते हुए जो छात्र के जो माताएं हैं, पिताएं हैं, उन्होंने जो आर्थिक संकट, आर्थिक बोझ लिया है, उन्होंने जो हौसला दिखाया है अपने बच्चों के परवरिश में, हमारे देश के माताओं और पिताओं को भी मैं अपने तरफ से मैं नमन करते हुए आज इस प्रेस वार्तालाप को, हमारी जो प्रारंभिक बातें हैं, यहीं पे समाप्त करते हुए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। मैं एबीपी न्यूज से मोहित दुबे हूँ। आप लोग जो पूरे देश भर में छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत लगातार छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आने वाला मानसून सत्र भी है, शायद उस सत्र में इस मुद्दे को आप लोग उठाते हुए नजर आएंगे, संसद के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा सवाल है कि एक और आप छात्रों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आज आपातकाल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहे कि सरकार एनसीईआरटी ने एक अध्याय 9वीं क्लास में जोड़ने का काम किया है कि आपातकाल का चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि विपक्ष किस प्रकार से इस मुद्दे को संसद के अंदर हम उठाएंगे, और आपने कुछ सुझाव भी या कुछ जानने की कोशिश भी की कि क्या हम इस बात को सदन के अंदर चर्चा के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, क्या हम अगर चर्चा ना हो तो क्या हम धरना देंगे। तो ये तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाएगा ही। हम चर्चा की मांग भी करेंगे, और अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार न हो तो जो जो हमारे पास राजनीतिक अस्त्र हैं, सदन के अंदर जो जो नियम हैं, जो जो सदन के अंदर जो जो हमारे राजनीतिक हम कदम ले सकते हैं, उन सभी कदमों का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी भविष्यवाणी दे सकता हूँ कि सरकार राजी नहीं होगी। सरकार शिक्षा के पे चर्चा के लिए राजी नहीं होगी, सरकार जवाबदेही लेने के लिए राजी नहीं होगी, सरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस मांग पर भी वो राजी नहीं होंगे। क्योंकि ये घटनाक्रम हमने अभी नहीं, कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और बार बार देखते आ रहे हैं। तो आपने तो हमारी विपक्ष की भविष्यवाणी कर दी है, मैं सत्ता पक्ष की भविष्यवाणी भी आपके प्रश्न के द्वारा करना चाहूंगा कि सरकार आज तक शिक्षा मंत्री पर कोई किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं कि आप इस्तीफा दो, आप नहीं सफल हुए, आप परीक्षा बिना लीक के प्रकाशित करने में नहीं सफल हुए। आज जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, कोई कहते हैं 12 बच्चे ने की है, कोई कहते हैं 13 बच्चों ने की है, तो ये जो बच्चे आज परीक्षा के कारण अपने जीवन ले रहे हैं, अपने जीवन को हाथ में ले रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सरकार उल्टा अपनी पीठ थपथपा रही है, किस बात की?
कि उन्होंने री एग्जामिनेशन करने में सफल हुए, इसके लिए अपने पीठ थपथपा रहे हो? अगर री एग्जामिनेशन के लिए अपने पीठ थपथपा रहे हो तो इतने जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी भी तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कैबिनेट में अगर प्रधानमंत्री री एग्जामिनेशन के लिए अपने कैबिनेट की वाहवाह ले रहा है तो ये जो पूरा जो शिक्षा के ढांचे में जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है उसमें अपने कैबिनेट को किसको जिम्मेवार ठहराया है? प्रधानमंत्री कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हुआ है जिसके कारण री एग्जामिनेशन हुआ है, तो फेलियर भी तो होल ऑफ गवर्नमेंट के कारण ही हुआ है। तो उस फेलियर की जिम्मेवारी कौन लेगा? और कब तक हम इस लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार को हम झेलेंगे जो जिम्मेवारी लेने से कतराता है? कब तक युवा समाज अपने जीवन के साथ, अपने सपनों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ देखते रहेगा? और कब तक सरकार अपने अहंकार में युवा समाज को इस प्रकार से प्रताड़ना करते रहेगी? ये बहुत से अहम सवाल हैं। मुझे लगता है कि आने 40 दिनों में इन सवालों का उत्तर कुछ मिलेगा। देखिए, और शिक्षा को लेकर ये सरकार का रवैया क्या है वो तो बार बार राहुल गांधी जी अपने कोटा में के भाषण में कहा है कि शिक्षा को लेकर ये बस चाहते हैं कि अपने विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बनाया जाए, शिक्षा के द्वारा अपने ही विचारधारा के लोगों को उनको आगे उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, और उनके शिक्षा के प्रति भाजपा की शिक्षा नीति के विपरीत हमारी शिक्षा नीति राहुल गांधी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसका उजागर किया है कि हमारे सोच में शिक्षा नीति किसी दल की राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं हो, बच्चों की जो सपने हैं, भारत के युवाओं के जो सपने हैं, उनको सपने देखने की ताकत दे, सपनों को साकार करने की उनको मदद करें, और इस पूरे जो शिक्षा में जो महंगाई हो, जो खर्च होता है, उस खर्च को हम कम कर पाए, ऐसी शिक्षा नीति हो, ये हमारी विचारधारा है। आपने जो कहा उसके आपके वक्तव्य के विपरीत कल धर्मेंद्र प्रधान साहब ने लंबी प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भूमिका इसमें पूरी नकारात्मक थी। वो आपदा में अवसर तलाश रहे थे, उन्होंने इसमें पूरे मसले पर पॉलिटिक्स की और छात्राओं की भावनाओं पर उन्होंने सियासत करने की कोशिश की। उनको माफी मांगनी चाहिए इस मसले पर। जैसे कि एक छात्र है, उसका अबू धाबी सेंटर लगा, नागपुर का छात्र, वो तुरंत उस मसले पर कूद गए जबकि मामला बहुत सेंसिटिव था और हमने तुरंत कार्रवाई करके उनका सेंटर भी चेंज किया। तो राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के तौर पे उनको इस तरीके से सियासत नहीं करनी चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए छात्रों से। देखिए, इसलिए मैंने एक अहम शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र। लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार नहीं होता है, लोकतंत्र में सिर्फ सरकार का पक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में सरकार होती है, विपक्ष होता है, समाज होता है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को महत्व दिया जाता है, ना कि किसी मंत्री की। और जब आज भारत के लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र के एक विशेष वर्ग, युवा समाज, जब अपनी बात रख रहे हैं तो उन बातों को और वजन देने के लिए, उन बातों को एक उपयुक्त मंच देने के लिए ये काम आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये काम, ये मंच देने का ही उद्देश्य है छात्रों की गूंज का इस मुहिम को, और उनके, हमारे भारत के छात्र समाज के आवाज़ को और ताकत मिले, इसीलिए हम इस प्रकार के कदम और सवाल उठा रहे हैं। तो मैं तो बस यही समझ सकता हूं कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चाहते कि भारत के छात्र समाज के प्रश्नों को बल मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चाहते कि भारत के छात्र समाज जो उनके आज इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उस आवाज़, उस मांग को और बल मिले। मैं तो यही समझ सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनकी गलतियों के कारण
उनको कटघरे में भारत के समाज उनको रखे, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं, तो ये उनके जो बातें हैं उनसे साफ साफ उजागर हो जाता है। और इसलिए बार बार जिसके और इस उनके और उनके सरकार के इस प्रकार के सोच के कारण ही बार बार आज 10 वर्षों में लगभग 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसलिए उनके कारण से भी आज बच्चों पे जो टॉर्चर है, आने वाले साल में उसको टॉर्चर से कोई राहत मिलेगी, आज वो भरोसा उनके मन से चला गया है। इसलिए आज एक आम गाड़ी चालक का बेटा या बेटी जब परीक्षा देना चाहती है और देखती है कि उसके साथ अन्याय होता है, तो एक और मांग वो कर रही है कि यूपीएससी की आज जो बात की है हमारे साथी ने, कि एक और बार यूपीएससी की एक और मौका उनको मिले, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ये दो जो सरकार की तरफ से जो जवाबदेही जिसकी मांग बार बार भारत के छात्र समाज कर रहे हैं, उस जवाबदेही के प्रति आज भी ये सरकार कतराती है, डरती है, भागती है, यही हम देखते हैं। और स्मिता शर्मा इधर, रिलेटेड क्वेश्चन टू मौसम न्यूज़, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में एक इंटरव्यू में वापस से जब ये भी कहा कि अगर बच्चों की जानें जा रही हैं तो वो उनकी विफलता है, लेकिन आगे जिम्मेदारी लेने की जगह वो बल्कि ये कहते हैं कि अभिजीत दिक्के जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी के युवा जनता दल पर बैठे हुए हैं वो आतंकवादियों की टीम भी है। तो इस जवाब को, इस लेबलिंग को आप कैसे देख रहे हैं? और कांग्रेस जहां राज्यों में सत्ता में है, क्या कोई ऐसे कदम आप लोगों ने उठाए हैं जिससे केंद्र सरकार सीख ले सकती है इस मसले पर? देखिए, बात वही है कि जवाबदेही, ये सरकार जवाबदेही में विश्वास नहीं करते, ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जिसमें लोगों की आवाज़ को बल मिले, लोगों की सवालों को जायज़ माना जाए। और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये दोबारा भारत के छात्रों के साथ वो उनका और उनके सरकार का जो अहंकार है, उस अहंकार को दर्शा रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि किस हक से लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, किस उम्मीद के साथ शिक्षा ढांचे में बदलाव आए, किस उम्मीद के साथ इस मुहिम में वो जुड़े। वो उनके जो भारत की जो युवाओं की जो आशा है, बार बार उनके आशाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि हमारी पार्टी अपने विभिन्न सरकारों के द्वारा क्या कर रही है, निश्चय ही मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, छात्रों की गूंज, ये मुहिम जो हमने, जिसके द्वारा छात्रों की सहभागी हम चाहते हैं, उनका योगदान चाहते हैं, तो उसमें हमारे जहाँ पे हमारे सरकार है उनकी अहम भूमिका रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने बात को रख पाए। नहीं तो आज के तारीख में तो हमने देखा कोटा में कि कोचिंग सेंटर्स पे कितना दबाव था कि युवा ना जाए, राहुल गांधी के पास ना जाए, अपने बात ना रखे। तो आज हर समाज के हर वर्ग जो इंसाफ की मांग कर रहा है, उस पर ये सरकार दबाव डालती है, डर का माहौल फैलाती है, धमकाती है कि आप मत जाओ, चुप रहो, सवाल मत करो। तो ये पुरानी, ये एक उनकी एक परंपरा है वर्तमान की भाजपा सरकार की। पर भारत की इस लोकतंत्र में जब तक हमारी पार्टी है और हमारे जैसे और विपक्षी ताकत है, भारत की युवा समाज है, मुझे नहीं लगता कि उनकी जो ये मंशा है कि भारत के समाज को चुप करना, ये मंशा सफल हो सकती है। Fundamentally flawed. It's a rejection system. Your three main demands are demands of reforming the same system we have right now. Do you all have any plans on how you all want to replace this system which we have now? And secondly, in your various protests which you all have planned out in different parts of India and finally here in Delhi, will you also be calling other parties, other groups for protesting for the same cause?
Let me specify कि through this campaign, छात्रों की गूंज, the party is reaching out to the constituency that is affected most with the present Indian education system, which are the young generation, today's aspirants, today's students who are preparing for exams, because they are on a day-to-day basis for the past so many years are facing the challenges and difficulties. So therefore, what the party is doing through a 40-day campaign is reaching out to different states, to different coaching centers, to different universities and college campuses to understand what the students, what they want, what they feel should be done. And then we will assimilate them. So let us, as I said earlier, Rahul Gandhi ji, the Congress party is being a platform for the youth and students of India to raise their voices and to express their aspirations about what reforms are needed in the Indian education system. Your latter question, which is about what would be the role of other opposition parties, let us first implement our agenda. Let us first implement our plan. Let us first learn and understand what the students are telling us. So let us first, we have ideated a plan. We have announced the plan. Today is the press conference. We have a 40-day plan ahead of us. Let us first reach the 40-day milestone before we look outside of our party. अनसर्टेनिटी चल रहा है और लेटेस्ट ये है कि जो लीकेज, तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि ये जो सिस्टम जो है एनटीए, क्योंकि अदर एग्जाम जैसे यूपीएससी है, एनडीए है, ये सब लीकेज नहीं होता है, ये हो रहा है, ये नीट एग्जाम का लीकेज हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए 3 साल लग जाते हैं ना। इनकॉम्पिटेंट कौन है, मोदी है ना प्रधान है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है बच्चों के जो पूरा भविष्य खराब कर रहे हैं, इसको क्या व्हाट डू वांट टू से? See, I don't think the problem is restrained to NEET only. जैसे हमारे बच्ची ने कहा यूपीएससी में भी प्रॉब्लम है। इस साल आपने कुछ हफ्ते पहले देखा कि सीबीएसई में भी प्रॉब्लम है, आरआरबी में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रिंटिंग से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर एग्जाम सेंटर्स तक है। प्रॉब्लम एनटीए से लेकर विभिन्न जो संस्थाएं हैं, जो जिन संस्थाओं को कैप्चर भाजपा करना चाहती, उनमें भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अहम मुद्दे को आज प्राथमिकता राहुल गांधी जी ने दी है। बहुत एक अहम जन मुद्दे को, हमारा मुद्दा नहीं है, जन मुद्दा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन मुद्दे को आज हमारी पार्टी समर्थन दे रही है। और मैं आशा कर सकता हूं कि इस मुहिम के द्वारा, जिसमें भारत के छात्रों की आवाज़ों को बल मिलेगा, एक मंच मिलेगा, एक जरिया मिलेगा अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने तक, तो इस पूरे मुहिम के द्वारा हम शिक्षा के इस ढांचे में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन ला पाएंगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये भी मानना है, जो मैंने कहा कि भारत की एक मूल संपद है हमारे मानव संपद। आज हमारे भारत के ही लोग देश में नहीं, दुनिया के विभिन्न कोने में जाकर भारत के लिए सफलता लाभ करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। पर अगर हम अपने मानव संपद से जुड़े हुए जो सबसे मूल ढांचा है, शिक्षा का जो ढांचा है, उसके खामियों को जो अगर हम हटा नहीं सकते, तो आने वाले समय में भारत की उन्नति और विकास में भी जो हम बड़ा सपना देखते हैं, उस सपने को हम साकार नहीं कर पाएंगे।
citizenship proof, whereas it's only a travel document. I need your comments on the same issue. मुझे लगता है कि आपके छात्रों की गूंज के संपर्क में जो सवाल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं औपचारिक रूप से इस संवाद वेल को यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और मैं एक पोस्टर जो हमारा है उस पोस्टर लॉन्च के लिए हमारे दोनों साथी विकास और अनिश को मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। आप सभी का